नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम सीबीएसई जो हिंदी टीचर्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका अंतिम मॉक टेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से हो गई होंगी और जितनी भी आपकी अभी तक तैयारियां हैं उसमें अब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत आपको है नहीं। जितना आपने कर लिया उतना काफ़ी है और बस ठंडे दिमाग के साथ जो है आप एग्ज़ाम में जाएं। और बेस्ट विशेज़ आप सभी लोगों के लिए कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। एंड जो भी आपने अभी तक किया है बस एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब आप परीक्षा हॉल में बैठिए। आज मैं किसी भी प्रकार की कोई और चीज़ जो है आपके लिए नहीं कहूँगा, सिंपली इतना कि आप बस अपना दिमाग शांत रखें, सब अच्छा होगा। चलिए अब हम इस आखिरी मॉक टेस्ट को एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न हैं और थोड़ा सा आपको टाइम और मिल जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न से भी कुछ चीज़ों को समझने का। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के संबंध में यह कथन किसका है कि पुरानी हिंदी ही आगे चलकर आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में विकसित हुई, परंतु साहित्यिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में निश्चित रूप से अंतर है। तो ये बात यहाँ पर कही है, देखिए डॉक्टर नामवर सिंह ने। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नाम से अपनी एक पुस्तक लिखी थी। कई बार ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के रचयिता कौन रहे, तो यहाँ पर आप डॉक्टर नामवर सिंह का नाम ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य सी बात है इसके बारे में, इसको याद रखें। इसमें आप कहेंगे कि अपभ्रंश, अभट और पुरानी हिंदी के जो अंतर संबंध रहे हैं उनको और जो भाषाई संक्रमण काल का अत्यंत सूक्ष्मता के साथ इन्होंने इस पुस्तक में विवेचन किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि साहित्यिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के अंतर को इन्होंने इसमें रेखांकित किया है। किसके? साहित्यिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, ये इन्होंने इसमें बताया है। जो आपका हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक रही उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप आपको पहला प्रश्न जो है वो क्लियर हो गया होगा। दूसरा, शुक्ल ने पुरानी हिंदी नामकरण किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पहल बोला इसको, जो उत्तरी अपभ्रंश रही उसको इन्होंने पुरानी हिंदी कहा था। ठीक है, ये याद रख लेना। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, शौरसैनी अपभ्रंश की मध्यवर्ती और परवर्ती विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, देखिए इसमें ओकारांतता की प्रधानता थी। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो शौरसैनी अपभ्रंश की मध्यवर्ती और परवर्ती जो विशेषताएं रही हैं, ये सही है कि इसमें ओकारांतता की प्रवृत्ति जो है वो प्रधान रही। शौरसैनी में संस्कृत के श, श, स तीनों के स्थान पर केवल स का ही इस्तेमाल होता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसके अलावा इसमें महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति मूलतः लुप्त हो चुकी थी। ये बात यहाँ पर क्या है? गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि शौरसैनी अपभ्रंश में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति जो है वो लुप्त नहीं हुई थी। ये यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, लुप्त नहीं हुई थी, बल्कि जो अल्प प्राण ध्वनियाँ रहीं उनका महाप्राणीकरण, और कुछ स्थानों पर आप देखते हैं कि इसका उल्टा भी प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज़्यादा उचित है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आगे, भला हुआ जो मरिया बहिणी मारा कंतु। पहली चीज़ तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हेमचंद्र की पंक्तियाँ रही हैं। ठीक है, कुमारपाल चरित्र जो इनकी रचना रही है उससे संबंधित। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और इस दोहे में अपभ्रंश की किस भाषिक विशेषता का दर्शन होता है? तो इसमें एक तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो हेमचंद्र रहे ये प्राकृत के पाणिनि माने जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृत भाषा की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कुमारपाल चरित है वो अपभ्रंश की बात करता है। ठीक है, तो उसमें क्या है? अपभ्रंश थी आपकी उकार बहुला। यहीं से ही आपका प्रश्न ठीक हो जाना था अगर आपको हेमचंद्र के बारे में चीज़ें पता हैं। और इसके अलावा इसकी एक अन्य विशेषता है जो क्षतिपूर्व पूरक दीर्घीकरण। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का मतलब क्या होता है कि कुछ शब्द जो है लोप हो जाएंगे, लेकिन उनकी जगह जो है बड़ी ई ऊ की मात्रा जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात है आपका क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, खड़ी बोली और ब्रज और अवधि की तुलनात्मक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युगम कौन सा है? तो अब आपको ये बताना है। तो पहला है, देखिए खड़ी बोली आकारांत प्रधान भाषा है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, खड़ी बोली में खड़ी पाई यानी कि आकारांतता है। ब्रज भाषा ओकारांत है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, और अवधि जो है उदासीन आकारांत या इकारांत प्रधान भाषा मानी जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें उदासीन
आकारांत यानी कि जिसको हम वाकारांत भी कहते हैं कई बार, वो ध्यान में रखिएगा, जैसे बिटुआ, ठीक है, वो वाली। खड़ी बोली लकार बहुला प्रवृत्ति, ये इसमें नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि खड़ी बोली से संबंधित हमने पहले ही पढ़ लिया। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही हो जाना चाहिए, ठीक है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के इतिहास में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी मानकों के अनुसार कौन सा नियम अशुद्ध है? अगला जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर, 5वां प्रश्न, तो इसमें देखिए संयुक्त वर्णों में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटाकर ही संयुक्त रूप बनाया जाए, तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से मिलाकर लिखे जाएं और सर्वनाम शब्दों से अलग, तो ये बात इसमें गड़बड़ है, ठीक है। जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय रहे इसके मानक नियमों के अनुसार विभक्ति चिन्ह जो संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाने चाहिए, ठीक है, मिलाकर नहीं लिखे जाने चाहिए, अलग लिखे जाने चाहिए। जैसे राम, इसके साथ ने लग गया कारक की विभक्ति, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और जो सर्वनाम शब्द हैं उनसे अलग नहीं बल्कि उनसे मिलाकर लिखे जाने चाहिए। जैसे राम की जगह आएगा उसने, ठीक है, तो राम ने कहा अगर हमने, तो राम का सर्वनाम हो गया उसने, ये एक ही हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे करके आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये इसने बोला था जो आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय के मानक नियम है, इसमें ये बात हुई है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। बाकी चीज़ें जो है बिल्कुल वैसे की वैसी हैं। श्रुतिमूलक य का प्रयोग होता है वहाँ जो स्वरात्मक रूपों ए ओ का को वही वरीयता दी जाएगी, तो इनको पढ़ लेना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्वनि के अंतर्गत स्वनिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वनिम भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपका ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत स्वनिम के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो भाषा की लघुतम इकाई स्वनिम, ठीक है। स्वनिम स्वयं अर्थहीन होते हैं परंतु अर्थभेदक होते हैं, तो अर्थभेदक ये नहीं होते। एक ही स्वनिम के विभिन्न रूपों को समस्वन भी कहा जाता है, ये बात भी यहाँ पर सत्य साबित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो गया, रुकिए। स्वनिम भाषा की लघुतम अर्थवान, यस, ये शब्द नहीं होगा, अर्थवान इकाई नहीं है। स्वनिम स्वयं अर्थहीन होते हैं परंतु अर्थभेदक होते हैं, ये बात सही हो जाएगी। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा याद रख लें। तो स्वनिम भाषा की लघुतम इकाई उच्चारित या ध्वन्यात्मक इकाई है, लेकिन अर्थवान इकाई ये नहीं है, जो हमने पहले ऊपर पढ़ा, इसलिए ये वाला गड़बड़ हो गया, ठीक है। स्वनिम स्वयं अर्थहीन होते हैं लेकिन शब्दों के साथ या शब्दों में आकर अर्थभेद पैदा ये करते हैं। जैसे तन और धन में आप देखेंगे त और ध, ठीक है, ये क्या है, स्वनिम है लेकिन दूसरे के साथ मिलकर ये क्या बना रहे हैं, अर्थभेद पैदा कर रहे हैं, तो ये इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही स्वनिम विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं, स्वमसन कहते हैं, या इसको परिवेशीय रूप भी हम कहते हैं, प्रादेशिक भी कहते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी पहला वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विसेखा। प्रस्तुत अर्धाली में तुलसीदास ने किस शब्द शक्ति का चमत्कार प्रदर्शित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ कौशल्या माता को राम के जो 2 रूप हैं उनका एक साथ दर्शन होने पर क्या हो रहा है, जो मति भ्रम हो रहा है या जो विस्मय हो रहा है उनको वहाँ पर, वो क्या है, वो शब्दों के वाच्यार्थ से अलग एक अलौकिक अर्थ जो है वो प्रकट कर रहा है। ये है आपका आर्थी व्यंजना, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और एक अलौकिक रहस्य की ओर जो है यहाँ पर ये संकेत कर रही है इस पंक्ति में, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आर्थी व्यंजना हो जाएगी, इसको याद रखेंगे। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए काल विभाजन का मुख्य आधार, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, प्रवृत्तियों को ही आधार बनाया गया था और कुछ इसमें खास था नहीं। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, इसको आप याद रखिए कि जो सिद्ध और नाथ साहित्य में, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाती है, जबकि नाथों ने विशुद्ध साहित्यिक अवधि का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली, जिसको सदुकड़ी मिश्रित खड़ी बोली भी हम कहते हैं, ठीक है, या राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। बाकी आपका लगभग ठीक है सारे ही कथन जो यहाँ पर रहने वाले हैं। पदावली के संबंध में यह प्रसिद्ध मस्त किसका है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, बस इससे आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, शुक्ल हो जाएगा इसका। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों के संदर्भ में शुक्ल व द्विवेदी यहाँ पर
इनके मतों का जो मुख्य अंतर है वो क्या है, शुक्ल और द्विवेदी में क्या अंतर रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपली ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले जाइए। शुक्ल जी इसे पराजित हिंदू जनता की निराशा की उपज मानते हैं, जबकि द्विवेदी जी इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं, और यहीं से पहले पहले इन दोनों के बीच टकराहट की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई। हालांकि इससे पहले पृथ्वीराज रासो को लेकर के भी हो चुकी थी, ये बात भी आप ध्यान में रखें। सूरदास के ब्रह्मगीत सार में समाहित उपलम्ब काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर आप सिंपली सा याद रखेंगे, देखिए कि ये जो उपलम्ब काव्य है ये इसको कहा जाता है, यहाँ पर ज्ञान पर भक्ति और निर्गुण पर सगुण की विजय, ये इसमें दिखाया गया है। तो ब्रह्मगीत सार का जो मूल प्रतिपाद्य ही क्या है, ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की स्थापना करना। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है, ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की स्थापना। ठीक है, गोपियाँ अपनी वाक चतुराई के कारण या वाक चातुर्य के कारण क्या है, जो महाज्ञानी उद्धव होता है देखिए, उसको भी वो निरुत्तर कर देती हैं। ठीक है, तो इसी बात से यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि निर्गुण पर सगुण की विजय का प्रतीक है आपका ब्रह्मगीत सार। ठीक है, रीतिमुक्त काव्यधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है, तो ये बात ध्यान रख लेना, नहीं लिखा हुआ है। देखिए, यह काव्य पूर्णतः आत्मानुभूति और जो अंतः प्रेरणा पर आधारित है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इस काव्यधारा के नियमों ने शास्त्रीय बंधनों और लक्षण ग्रंथों के परिपाटी को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही बात है। तो ये किसी भी नियम और जो लक्षण ग्रंथ की परिपाटी में नहीं रहे। श्रृंगार का संयोग पक्ष वियोग पक्ष की तुलना में अत्यधिक तीव्र और मांसल है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, रीतिमुक्त काव्य में जो वियोग श्रृंगार है उसकी ज़्यादा प्रधानता रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको याद रखें। इसी के चलते देखिए कि बोला गया है कि ये प्रेम की पीर का काव्य भी है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, जिसमें मांसल या स्थूल संयोग की अपेक्षा जो आंतरिक वीर है और व्याकुलता है उसको जो है यहाँ पर बहुत तीव्रता के साथ दिखाया गया है, ये इसकी मुख्य बात है। घनानंद बोधा आलम ठाकुर इस धारा के प्रमुख स्तंभ है, बिल्कुल सही बात है। भूषण की कविता शिवा बावनी और छत्रसाल दशक में राष्ट्रीयता के संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा का क्या दृष्टिकोण रहा है। तो ये कहते हैं कि भूषण अपने समय के लोकनायक की जन आकांक्षाओं को वाणी दे रहे थे, अतः उनकी कविता में युगीन राष्ट्रीय चेतना है। ये बात आप इसकी ध्यान रखें। कौन कह रहा है, ये रामविलास शर्मा का दृष्टिकोण हो जाएगा ये। ठीक है, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य के विकास में राजाद्वय का मतलब दो राजा, एक राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरा राजा शिव प्रशासित आर्य हिंद। ठीक है, मुख्य अंतर्विरोध क्या थे ये आप सभी लोग जानते हैं। एक उर्दू मिश्रित हिंदी का पक्षधर था, दूसरा विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्षधर रहा, यही अंतर था। 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने भारतेंदु मंडल के लेखकों में एक अजीब अंतर्विरोध पैदा किया। एक तरफ देशभक्ति थी, दूसरी तरफ राजभक्ति। यह वैचारिक स्थापना किस आधुनिक आलोचक की रही है। तो अब ये आपको याद रख लेना, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना, या यूं कहें कि इनकी ये पंक्ति हो जाएगी। नहीं, शुक्ल नहीं होना चाहिए, सॉरी गड़बड़ हो गया इसमें। ये हो जाना चाहिए आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा का। इसको ध्यान में रखें, इन्होंने भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की जो विकास परंपरा रही है इसको याद रखिएगा। ठीक है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसमें इन्होंने ये बात कही थी, इसको आप याद रखें। हो सकता है ऐसा प्रश्न आपको पूछे कि ये किसकी रचना है, तो ये ध्यान रख लेना, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये रामविलास शर्मा की है, इसमें इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, इसको आप याद जरूर रखें यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, छायावाद के उद्भव के कारणों में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया को सबसे प्रमुख किसने माना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसने ये माना था कि द्विवेदी युग की कविता की जो रूखी इतिवृत्तात्मकता है, ठीक है, या उपदेशात्मकता है, या जो वस्तुनिष्ठता है, उसके विरोध में ही छायावाद क्या आया, उसकी जो सूक्ष्म काल्पनिक रहस्यात्मक जो अभिव्यंजना है वो आई थी। तो ये शुक्ल ने माना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य का क्या उद्देश्य निर्धारित किया था। तो उन्होंने बोला कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये प्रश्न इतना भी पूछा जा सकता है आपको कि यह कथन किसका है, साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। तो प्रेमचंद ने ये बात कही थी, जो आपका प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था प्रथम। 1943 तारसप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। यह सरल सा प्रश्न है। काव्यलक्षण के संदर्भ में मम्मट द्वारा प्रतिपादित सूत्र तदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति ही पुनः कवापी, इसका सटीक अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत बार आ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यानी कि साहित्य कैसा होना चाहिए, दोष रहित, गुण सहित और कभी कभी अलंकारहीन। इसके अलावा शब्द और अर्थ का युगल ही अपने आप में क्या है, काव्य है। ये इसका सही अर्थ जो है वो
हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भरतमुनि के रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये श्री शंकुक ने किया, भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। ऐसे करके इसको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आता है हर बार। आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक के अनुसार ध्वनि के कितने प्रमुख भेद किए गए हैं? तो ये 3 ही भेद होते हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इसको आप याद रख लीजिएगा। और इन्होंने एक प्रसिद्ध पंक्ति भी कही, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, कि काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। इनमें से रस ध्वनि को इन्होंने सर्वोपरि माना है, ये ध्यान में रख लेना, रस ध्वनि सबसे ऊपर इन्होंने रखी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का मूल दार्शनिक आधार क्या था? तो कला सत्य से कितनी है? तिगुनी दूरी पर है। तो इन्होंने ये माना कि भौतिक जगत जो है वो स्वयं वैचारिक या ईश्वरीय जगत का क्या है? अनुकरण है, और कला इस भौतिक जगत का अनुकरण करती है, इसलिए कला जो है वो सत्य से 3 गुना दूर है, थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी। इसको याद रखिएगा, ये इन्होंने माना था, है ना। तो ये हो गया आपका 32वां क्वेश्चन। अगला प्रश्न आता है, अरस्तु के विरेचन का चिकित्सा शास्त्रीय और काव्यात्मक निहितार्थ क्या है? तो ये भी आपको जानना है, विरेचन और चिकित्सा शास्त्रीय जो काव्यात्मक निहितार्थ, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सिंपल सा याद रखेंगे कि जो आपके अरस्तु रहे हैं, इन्होंने ही क्या दिया? कैथार्सिस या विरेचन का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर ये क्या देखिए, करुणा और भय के उद्वेगपूर्ण मनोविकारों को कलात्मक आस्वादन के माध्यम से परिष्कृत और शांत करके मानसिक संतुलन प्रदान करना है, ये है इसका निहितार्थ। ठीक है, इसको आप यहाँ ध्यान में रखिएगा कि अरस्तु ने जो यूनानी त्रासदी रही है, देखिए, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है कैथार्सिस यानी कि विरेचन शब्द को जो है वो रखा था त्रासदी के अंतर्गत। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में आप देखते हैं कि शरीर के जो विजातीय तत्वों या बुरे तत्वों को जो बाहर निकाला जाता है, वैसे ही काव्य या नाटक के दर्शन से मन के जो हानिकारक भाव हैं, ठीक है, या जो हमारे बुरे विचार हैं, विशेषकर करुणा और भय, है ना, वो उत्तेजित होकर जो है बाहर निकलते हैं और मन शांत एंड परिष्कृत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना है। इलियट के परंपरा की अवधारणा और अव्यक्तिकता के सिद्धांत का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो उन्होंने कहा था कि कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व से पलायन है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो कला का विकास कवि के आत्म त्याग से होता है, ये इन्होंने माना था, इसको ध्यान में रखिएगा। आत्म त्याग शब्द याद रख लेना है आपको इलियट से। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत उस भाषा मुंशी का नाम खड़ी बोली गद्य में नासिकेतोपाख्यान, तो ये तो सदल मिश्र की है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, ये बहुत बार हमने कर लिया। अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत दलित चेतना और स्त्री विमर्श के वैचारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्त्री विमर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैट्रियार्की के वैचारिक ढांचे को चुनौती देना और स्त्री की स्वतंत्र सत्ता व अस्मिता की पहचान को स्थापित करना है। ये है इसमें जो आपको याद रखना है, सामान्य सी बात। ओके, इसको आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और हिंदी का प्रथम महाकवि, ये तो शुक्ल है, इसमें कुछ और देखना नहीं है। कबीर की साखियों की भाषा को सदुकड़ी नाम किसने दिया और उनकी भाषा को किस विशेषता के कारण उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया? शुक्ल ने सदुकड़ी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा, सामान्य सी बात है। जायसी के नागमती व्योमखंड के अंतर्गत बारहमासा में विरह की कौन सी अवस्था जो है वो अपने चरम पर दिखाई देती है? प्रकृति के माध्यम से विरह की सार्वभौमिक विकलता, ये बात आपको यहाँ पर इससे याद रख लेनी है। जो आपका ये नागमती व्योमखंड है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, इसको ध्यान में रखिए, कहाँ से विरह की शुरुआत हुई, ठीक है, और कितने इसमें खंड रहे हैं, कौन सा भाग काल्पनिक है, कौन सा जो है ऐतिहासिक है, इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। हरियोदकृत प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी प्रबंधात्मक और वैचारिक विशेषता क्रमशः क्या है? अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्यों सही हैं अभी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये क्रमशः लिखा गया है, यानी कि पहले क्या बोला गया? प्रबंधात्मक विशेषता, दूसरा बोला गया है यहाँ पर वैचारिक विशेषता। तो प्रबंधात्मकता में क्या आता है कि इसकी बनावट कैसी है? तो यहाँ पर क्या खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, ये बात सही है ना, ऊपर वाली गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि दोनों में सेम चीज़ें लिखी है, बस आगे पीछे करके लिखी हैं, ठीक है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य 1914 में लिखा गया था, जिसमें लोक रक्षक और राधा और लोक सेविका, जो कृष्ण लोक रक्षक है और राधा जो है लोक सेविका यानी कि विश्व प्रेमी है, ठीक है, इस रूप की कल्पना इसमें की गई है। अब पहले क्या लिखा है? इसमें कृष्ण लोक रक्षक और राधा लोक सेविका है, ठीक है। उसके बाद बोला कि खड़ी बोली
का जो प्रथम महाकाव्य। तो बात तो ऊपर वाली भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये क्रमशः शब्द मैंने कहा था, ऐसे जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ये आपको नहीं करनी है। अगर ये आपने देख ली तो आपको बहुत ही ईजिली जो है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राधा है वो कैसी है, वो केवल विरही में रोने वाली नहीं है ना, ये ध्यान रख लेना आपको, बल्कि आप देखते हैं कि समाज सेवा और दीन दुखियों की सहायता में अपने जीवन को वो सार्थक करती हैं, है ना। तो इसको याद रख लेना। अगला क्या है, प्रसाद की कृति कामायनी के श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा किसकी प्रतीक है। ठीक है, तो ये रागात्मक वृत्ति, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसकी ये प्रतीक रही है, यानी कि हृदय की प्रतीक है, जो बुद्धि यानी कि ईड़ा उसके एकांगीपन को दूर कर मनु की समरसता को अखंड और आनंद की प्राप्ति जो है वो कराती है। यही इस पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा में राम की व्याकुलता का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण इसलिए है क्योंकि रावण का अधर्मी होने पर भी शक्ति के द्वारा उसका साथ दिया जाता है। ठीक है, ये उसमें बताया गया था ना, और राम के मन में जो है संशय उठता है। ठीक है न्याय जिधर शक्ति उधर, ऐसी बात आती है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये बोला गया है इसमें, तो ये किसके कथानक पर आधारित है, कृतिवासी जो रामायण रही है बांग्ला पर, उस पर आधारित रही है ना। राम यहाँ पर कोई साक्षात ईश्वर नहीं है, बल्कि एक सामान्य मानव की तरह जो है संशय और निराशा से घिरा हुआ दिखाया गया है। ये कुछ सामान्य सी बातें जो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो महाशक्ति यानी कि दुर्गा अन्याय के पक्ष यानी कि रावण के संदर्भ की ओर जो है वो खड़ी थी, इसलिए जो है राम यहाँ पर क्या हो गया, एक साधारण मनुष्य की तरह जो है वो क्या है, थोड़े से व्याकुल हैं, है ना। ये ध्यान रख लेना। पंथ की कविता परिवर्तन का मूल स्वर क्या है। अब ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, बार बार यही जो महत्वपूर्ण है ये ध्यान रख लेनी है। संसार की नश्वरता, काल की क्रूरता और अत्यंत क्रूरता का अत्यंत विराट और करुण चित्रण जो है वो इसमें आपको देखने को मिलता है। छायावादी दौर की एक दार्शनिक और वैचारिक कविता है ये, है ना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और परिवर्तन की जो सार्वभौमिकता है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। वर्मा की काव्य पंक्ति में नीर भरी दुख की बदली की उस आध्यात्मिक और काव्यगत अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, तो ये करती हैं अलौकिक प्रियतम के प्रति अनन्य विरह भाव और जन कल्याण के लिए स्वयं को मिटाने की करुणा, बदले की तरह। ठीक है, दिनकर की कृति उर्वशी का मूल कथानक और वैचारिक अंतर विरोध क्या है। पुरूरवा और उर्वशी के पौराणिक आख्यान के माध्यम से कामाध्यात्म का विवेचन है। पार्थिव शरीर के धरातल से उठकर अलौकिक मानसिक और आध्यात्मिक आनंद की खोज का द्वंद्व इसमें दिखाया गया है। ये बात आपको बार बार याद रखनी है। श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी का मौलिक उपन्यास क्यों माना, क्योंकि इसमें पहली बार जो पारंपरिक कथा सतीसर शैली यानी कि जो पहले से चली आ रही चीज़ें थी उनसे हटकर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अलग लिखने की कोशिश जो है वो की है। जो समकालीन यथार्थ वर्ग जो मध्यवर्गीय जीवन है, अपव्यय है, कुसंगति और आधुनिक व्यापारिक संस्कृति का चित्रण उपदेशात्मक और तार्किक ढंग से, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास रहे हैं वो अधिकतर उपदेशात्मक ही रहे हैं। ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इसको बोला गया रियलिस्टिक प्लॉट। ठीक है, ये याद रख लेना है। और नई चाल, अपनी ढंग की नई चाल की पुस्तक कुछ ऐसे बोला था इसने इसको, है ना। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के संदर्भ में होरी की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि वह किसकी मृत्यु का प्रतीक है। तो ये है यहाँ पर भारतीय महाजनी सभ्यता के क्रूर दबाव के कारण टूटते और भूमिहीन होते जा रहे पारंपरिक स्वतंत्र किसान वर्ग की त्रासद परिणति का प्रतीक। तो ये आप इजीली इन प्रश्नों को कर सकते हैं। महिलांचल के आंचलिकता के शिल्प में कौन सा कथन सर्वथा उपयुक्त है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को ही मुख्य नायक बना दिया गया है। वहाँ के लोकगीत, संस्कृति, अंधविश्वास, जातिवाद और राजनीतिक चेतना का सामूहिक रूप से यहाँ पर क्या हुआ है, चित्रण किया गया है। यशपाल का झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय ऐतिहासिक कथानक क्या है। देश विभाजन और सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थियों की त्रासदी। आपको परीक्षा में इनमें से एक आधा ही पूछा जा सकता है, बाकी और नहीं दिए जाएंगे। साहनी के उपन्यास तमस की शुरुआत का एक अत्यंत प्रतीकात्मक घटना से होती है। वह घटना क्या है और उसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है। तो यहाँ पर आप देखते हैं सिंपल सी बात, नथु चमार द्वारा चंद रुपए के लालच में सुअर को मारना और उसे मस्जिद की सीढ़ियों में फेंकवाया जाना, ये है इसमें, है ना। तो इसको आप याद रखें, ये सामान्य सी बात यहाँ पर हो जाएगी जो बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, सांप्रदायिक दंगा भड़काना और उसकी साजिश थी ये, है ना। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी में प्रयुक्त शिवपालगंज भारतीय लोकतंत्र के किस नगन यथार्थ को व्यंग्य के माध्यम से उद्घाटित करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण अंचल में शिक्षा, न्याय, सहकारिता और राजनीति के नाम पर फल फूल रही सड़न, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और आदर्शों के खोखलेपन पर तीखा व्यंग्य यहाँ पर दिखाया गया है। ये बात आप इससे याद रखेंगे। ठीक।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका बंटी, मूल वैज्ञानिक और सामाजिक प्रतिपाद्य। ये आप सभी लोगों को आ जाता है कि तलाक के बाद बंटी की जो मानसिक स्थिति है उसको। गुलेरी की कहानी, उसने कहा था शिल्प और संवेदना की दृष्टि से हिंदी कहानी के इतिहास में एक मील का पत्थर क्यों मानी जाती है? क्योंकि देखिए यहाँ फिर से आया ना, संवेदना की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से। शिल्प की दृष्टि से ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई, यानी कि पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई हिंदी की पहली प्रौढ़ कहानी है। लहना सिंह, ये इसकी मूल संवेदना आ गई। लहना सिंह के निश्चल प्रेम, कर्तव्य पालन और आत्मोत्सर्ग, ये 3 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। जो निश्चल प्रेम है, कर्तव्य पालन है और आत्मोत्सर्ग यानी कि बलिदान की इसमें बात जो है वो की गई है। इसको आप ऐसे करके याद रखिए, बाकी इसमें और आपको कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन उनके प्रारंभिक दौर के आदर्शवाद से हटकर किस प्रकार के यथार्थवाद की चरम सीमा है? तो ये है नग्न और क्रूर यथार्थवाद, जिसको हम कठोर यथार्थवाद भी कहते हैं, जहां अत्यधिक गरीबी और सामाजिक संवेदनहीनता मनुष्य की जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनको भी खत्म कर देती है और वो उसको अकर्मण्यता की ओर जो है वो धकेल देती है, यानी कि वहाँ पर उन्हें काम करने की भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उनको, ठीक है। रेणु की कहानी तीसरी कसम में हीरामन और हीराबाई के बीच के संबंधों की क्या परिणति होती है, और हीरामन की तीसरी कसम क्या होती है? परिणति मतलब यहाँ पर किस में बदलता है? तो हीराबाई जो है हीरामन को छोड़कर चली जाती है, और तीसरी कसम वो ये खाता है कि कभी भी नौटंकी की बाई को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न ये है कि तीसरी कसम से पहले जो 2 और कस्में थी वो कौन सी थी, वो आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में जाके। और ये प्रश्न आ सकता है आपको। अगे की कहानी गैंग्रीन, जिसका दूसरा नाम है रोज। गैंग्रीन बीमारी और मालती के जीवन के बीच क्या सूक्ष्म मतलब समानता है? तो जैसे गैंग्रीन शरीर में का अंग अंग धीरे धीरे सड़कर बेजान हो जाता है और अंततः उसे काटना पड़ता है, वैसे ही मालती का जीवन भी एक रास्ता ऊब यांत्रिक दिनचर्या और घरेलू जीवन की निरस्ता के कारण अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? संवेदनहीन और मृत प्राय जो है वो हो चुका है। ये अंतर है, ये समानता है। परिंदे कहानी को नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी क्यों माना, और इसके केंद्रीय पात्र लतिका किस मानसिक द्वंद्व से गुजर रही है? तो पात्र के बारे में भी आप याद रखें, क्योंकि यह कहानी किसी भी रूढ़िवादी कथानक को तोड़कर अकेलेपन, अजनबीपन और अतीत की जो स्मृतियां हैं उनके मोह में जकड़े हुए है, ठीक है। ये इसमें बातें हैं। तो यहाँ से आप ध्यान ये रखें कि नई कहानी में जो है ये चीज़ें क्या रहती हैं? मुख्य रहती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? अकेलापन, अजनबीपन, अतीत की स्मृतियां, उसके मोह में जकड़े रहना, और आधुनिक भावबोध की अभिव्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म वातावरण शिल्प के माध्यम से करती है। लतिका अपने मृत प्रेमी जो कि कैप्टन नेगी हैं उनकी यादों के कुहासे से बाहर नहीं निकल पा रही है, ठीक है। तो इस मानसिक द्वंद्व से वो गुजर रही है। तो 2-3 प्रश्न यहाँ पर एक ही प्रश्न में समेट दिए गए हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक भारत दुर्दशा की विधागत प्रकृति क्या है? तो ये पहला प्रश्न हो गया। तो यह नाट्यरासक या लास्य रूपक। इसमें भारत की पराजय का मुख्य आंतरिक कारण किसे दिखाया गया है? आपसी फूट, आलस्य, मदिरा, रूढ़िवादिता, अज्ञानता, ये है इसमें, ठीक है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त के उस प्रसिद्ध पात्र का नाम बताइए जो कहता है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। स्कंदगुप्त कथन किस नाटक के किस दार्शनिक अंतस्वर को प्रकट करता है? संसार की नश्वरता को। ध्यान रखिएगा, शुरुआती ही पंक्तियां ये हैं। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास और मल्लिका के संबंधों के माध्यम से आधुनिक युग के किस मूलभूत संकट को उभारा गया है? तो यहाँ पर दिखाया गया है रचनाकार और जो कलाकार है उसके अंतःकरण के संकट को जो है इसमें दिखाने की बात जो है वो की गई है। ये बात आप यहाँ पर इसमें याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है देखिए, जहाँ राजकीय संरक्षण और वैभव की महानता की जो आकांक्षा है यानी कि जो सत्ता है उसके निश्चल प्रेम और रचनात्मकता जो कला है वो क्या कर देती है? उसको नष्ट कर देती है, ठीक है। और मल्लिका जो है निस्वार्थ समर्पण की पराकाष्ठा यहाँ पर बताई गई है। तो ये चीज़ें कुछ सामान्य सी बातें हैं जिसमें नाटक आप देखते हैं कि आधुनिक भावबोध का जो एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा इसमें याद रख लीजिएगा। अंधा युग गीति नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें सबके संकल्प दूषित हैं, केवल एक हैं कृष्ण जो अनासक्त हैं, ठीक है। तो ये किसने बोला था? ये डॉक्टर धर्मवीर भारती ने ही बोला था। इसका जो शुरुआती या जिसको हम मंगलाचरण भी कहते हैं या जिसको हम नाटक की उद्घोषणा भी कहते हैं उसका ये छोटा सा अंश है। इसको आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे, है ना। तो वहाँ पर बोला गया है यह महाभारत के युद्ध के जो 18वें दिन है उसके बाद की पृष्ठभूमि में मानवीय मूल्यों के विघटन, निराशा, कुंठा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो वैश्विक मनस्थिति या
मानसिक जो स्थिति रही है उसका चित्रण है ना। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें इससे संबंधित। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, शुक्ल के निबंध कविता क्या है के अनुसार काव्य का परम उद्देश्य क्या है? हृदय की मुक्तावस्था, यही याद रख लेना है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि मनुष्य अपनी संकीर्ण व्यक्तिकता से ऊपर उठकर संपूर्ण सृष्टि को क्या कर देता है, अपना मान बैठता है, या उसके साथ एक रागात्मक संबंध जो है वो स्थापित करता है, जिसको हम जगत के साथ तादात्म्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक कथन भी आता है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। ठीक है, और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे यम कविता कहते हैं। ये पंक्ति बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इस पंक्ति को भी याद रखें। कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों के शैलीगत और वैचारिक दृष्टिकोण में क्या अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जो द्विवेदी जी रहे हैं उनके निबंधों में मानवतावाद है, जबकि कुबेरनाथ राय के निबंधों में प्रामाणिक प्रतीकों का अत्यधिक बौद्धिक प्रयोग है। तो एक सामान्य सा अंतर है। हालांकि इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं उनमें मानवतावाद के अलावा इतिहास पुराण की जो गहरी सांस्कृतिक दृष्टि है, लोक जीवन का समन्वय है, वो उसमें दिखाई देता है, जो कि आपने अशोक के फूल में पढ़ा है। ठीक है, कुबेरनाथ राय के निबंधों में क्या है, इसमें जो आपका पौराणिक प्रतीकों का अत्यधिक बौद्धिक प्रयोग तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो रससिक्तता है, ठीक है, रसिकता जिसको, और साथ ही साथ जो संस्कृत निष्ठ प्राच्य विद्या जिसको हम इंडोलॉजी भी कहते हैं, उसका गहरा प्रभाव जो है यहाँ पर दिखाई देता है, जो आपके कुबेरनाथ राय रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। अनुवाद विज्ञान के अंतर्गत समानता के सिद्धांत के संदर्भ में यूजीन नीडा, कई जगह इसका नाम यूजीन नाइडा भी लिखा हुआ है, किन दो प्रकार की समानताओं का प्रतिपादन किया है? तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। यहाँ पर है रूपात्मक समानता और गत्यात्मक यानी कि गतिशील समानता, इसको याद रखें। जनसंचार माध्यमों में विज्ञापन के अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, लक्ष्य भाषा के जो सांस्कृतिक मुहावरे, उपभोक्तावादी जो मनोविज्ञान है, तुकबंदी, संवेगात्मक अपील, इनको ध्यान में रखते हुए मूल संदेशों का पुनर्लेखन या भावानुवाद करने में गड़बड़ी हो जाती है हमेशा, और यही इसकी सबसे बड़ी सीमा या दोष माना जा सकता है, या चुनौती भी कह सकते हैं आप इसको। छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार गण का क्या स्वरूप होता है, इनकी कुल संख्या कितनी है, और इसके निर्धारण का सूत्र जो है वो क्या है, इसको भी आपने याद रख लेना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका छंद शास्त्र है उसमें 3 वर्णों का या अक्षरों का समूह है ना, संख्या 8 है, सूत्र क्या आता है इसका, य माता राजभंस लगा। ठीक है, अब ये विस्तार से आप इसको पढ़ना होगा कभी, तब आपको ये समझ आएगा। अब अभी जो है हम इसको इतने इजीली एकदम से नहीं कर पाएंगे, तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि वार्णिक छंदों में मात्राओं और वर्णों के क्रम को निश्चित करने के लिए 3 वर्णों के समूह को क्या कहा गया है, गण कहा जाता है। कुल संख्या इसकी 8 है, जिसमें य से क्या हो जाएगा, यगण हो जाएगा। ठीक है, म से मगण, त से तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये इस तरीके से आते हैं। ठीक है, इसे जो याद रखने का जो सूत्र है यही है आपका य माता राजभंस लगा। ठीक है, और इसके जो अंतिम 2 अक्षर रहते हैं वो लघु और गुरु। ठीक है, ल और ग जो आते हैं, देखिए ल से लघु और ग से गुरु, ये है इसके प्रतीक। इसको आप कभी विस्तार से पढ़ेंगे तब ये समझ आएगा, अभी आपको ज़्यादा इसमें इतना ही याद रख लेना है। काव्यांश में कौन सा अलंकार है और उसका क्या कारण है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसको याद रख लेना होगा आपको, तो रख लेना। ये आपका जो ये रामचरितमानस रही है तुलसीदास, उससे संबंधित है ये। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है और उसका कारण क्या है? यहाँ पर आपको याद रख लेना, यहाँ पर रूपक अलंकार का एक रूप आता है सांग रूपक, क्योंकि यहाँ पर उदयगिरी पर मंच का, रघुवर पर बाल सूर्य का, संतों पर कमल का, और लोचनों यानी कि आंखों पर भौरों का आरोप किया गया है, जहाँ उपमेय पर उपमान का क्या है, सर्वांग आरोप है। इसलिए यहाँ पर सांग जो रूपक अलंकार हो जाएगा, इसको याद रखें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सांग रूप में क्या रहेगा, आरोप करने की बात जो है यहाँ पर रहती है कि जब किसी पद में उपमेय पर उपमान का आरोप केवल एक पद या एक अंग में न होकर उसके सभी अंगों यानी कि सर्वांग तभी होगा ना, सभी अंगों सहित जो किया जाता है, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राम हो गया, मंच हो गया, संत हो गया, लोचन, इनके साथ जो है उपमानों का सामंजस्य स्थापित किया गया है, इसलिए या उनको आरोपित किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक। बनारसीदास जैनकृत अर्ध कथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा क्यों माना जाता है? ब्रजभाषा गद्य में रचित पहली हिंदी आत्मकथा थी, बिना किसी संकोच के जीवन के गुण दोषों को व्यक्त पहली बार किसी ने किया था, तो स्वाभाविक सी बात है यही रहेगी। महादेवी वर्मा के संस्मरण रेखाचित्र संग्रह माटी की मूर्तियों के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी के अतीत के चलचित्र
कि तुलनात्मक शिल्प की मुख्य विशेषता क्या रही है। तो यहाँ पर बेनीपुरी जी के रेख चित्रों में भाषा अत्यंत अलंकृत है, काव्यात्मक और भावुकता है। महादेवी की रेख चित्रों में करुणा की अंतः सलीला के साथ एक गंभीर तटस्थता और सामाजिक विश्लेषण की सूक्ष्मता। ये भविष्य के लिए कभी आपको याद रखना होगा तो याद रखें, एक एक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनकी भाषिक विशेषता जो है वो क्या रही है। ठीक है। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में उदंत मार्तंड के संदर्भ में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही है। संपादक पंडित जुगल किशोर, प्रकाशित कलकत्ता से, साप्ताहिक इसका रूप, भाषा इसको मध्य देशीय, ये सही बातें हैं। द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी आलोचना और भाषा के विकास में क्या युगांतकारी कार्य किया। कवियों को इतिवृत्तात्मकता व लोक कल्याण के विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित कर अनुशासनवादी आलोचना की नींव रखी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुशासनवादी आलोचना की नींव किसने रखी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल की आलोचना की दृष्टि के संदर्भ में नामवर सिंह की पुस्तक कविता के नए प्रतिमान या ऐतिहासिक मूल्यांकन का मूल निष्कर्ष क्या है? ये कहते हैं कि शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि, अच्छा सॉरी ये गड़बड़ हो जाएगा, संकीर्ण सामंतवादी नहीं थी। शुक्ल जी केवल पाश्चात्य, ये भी नहीं है। इन्होंने रस सिद्धांत को लौकिक और सामाजिक धरातल प्रदान किया था। ये बात इनकी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। तो लोक मंगल की साधनावस्था बोला था ना इसने, इसको वो आपने याद रख लेना है। ठीक है, ये माना था नामवर सिंह ने इनके बारे में। नगेंद्र की आलोचना पद्धति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है और किस संप्रदाय या वैचारिक झुकाव के अंतर्गत आते हैं? ये थे रसवादी आलोचक। भारतीय रस सिद्धांत की पाश्चात्य मनोविश्लेषणवाद और कलावाद के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने व्याख्या की, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? बीएड शिक्षण विधियों के अंतर्गत व्याकरण अनुवाद विधि सबकी सबसे बड़ी सीमा या दोष क्या है? तो ये छात्रों में लेखन कौशल का विकास नहीं होने देती, तो ये बात तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखें कि यह विधि भाषा के व्यवहारिक रूप, मौखिक अभिव्यक्ति और स्वाभाविक रूप से बोलने और सुनने के कौशल की उपेक्षा करती है। ठीक है, जिससे छात्र जो है नियम तो रट लेता है लेकिन भाषा का सहज प्रयोग वो नहीं कर पाता, ये बात इसमें सही हो जाएगी। हिंदी शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का मूल सिद्धांत क्या है? तो जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड होता है उसका मूल सिद्धांत क्या है? यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ये प्रत्यक्ष विधि रही है, डायरेक्ट मेथड जो रहा, इसमें आप देखते हैं कि जो लक्ष्य भाषा को सीधे उसी भाषा के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सिखाया जाए, ये इसका जो है मूल सिद्धांत हो जाएगा। यानी कि भाषा को सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग ये बोल रहा है कि पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्य भाषा को सीधे उसी भाषा के माध्यम से दृश्य जो श्रव्य सामग्री रहती है और एक इस तरीके का एनवायरनमेंट जो है वो प्रदान किया जाता है, तब जो है ये सिखाई जाए। ठीक है, इसका मतलब होता है सीधे सिखाना, है ना, जो आपका प्रत्यक्ष विधि, ओके, डायरेक्ट मेथड, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण के उद्देश्यों में शिक्षण शास्त्रीय दृष्टि से क्या मूलभूत अंतर रहता है गद्य और पद्य में? तो यहाँ पर आपको सिंपल याद रख लेना, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ को प्रदान करना, लेकिन पद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य था सौंदर्य बोध को भी रखना सामने। ठीक है, उसमें भावात्मक विकास, छंद, लय का आनंद, ये सारी चीज़ें भी रहेंगी, रसानुभूति भी रहेगी पद्य शिक्षण की मूल। लेकिन जो गद्य शिक्षण है उसमें आपका सिंपल रहेगा अर्थबोध, तार्किक क्षमता, व्याकरण सम्मत भाषा, ठीक है, ज्ञान और ज्ञानार्जन, ये याद रखना है आपको सिर्फ, है ना। भाषा के 4 कौशल के विकास का मनोवैज्ञानिक और तार्किक क्रम क्या है? ठीक है, और इनमें से कौन, तो यहाँ पर देखिए ग्रहणात्मक कौशल इनमें से कौन है? दो प्रश्न है इसमें। ठीक है, पहला प्रश्न बोला गया है कि इनका सही क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर बोला गया है तार्किक क्रम क्या है, और साथ में बोला गया कि इनके ग्रहणात्मक कौशल रिस्पेक्टिव जो स्किल क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही 4 इसका सही क्या हो जाएगा, आपका क्रम हो जाएगा। तो इसको हम सुबोपली के नाम से भी जानते हैं। अगर आप देखें सुबोपली, ये 4 आ गए। अब आगे ये बोल रहा है रिसेप्टिव जो स्किल्स हैं वो कौन से हैं? ग्रहणात्मक कौशल, पहले सुनना फिर पढ़ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। भाषा विकास का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है ये, और इसमें सुनना और पढ़ना के माध्यम से हम दूसरों के विचारों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है। बोलना और लिखना के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें अभिव्यक्तात्मक कौशल बोला गया है, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल उनको बोला गया है, बोलने और लिखने को। सुनना और पढ़ना क्या है, ये आपके रिसेप्टिव हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति या अभिव्यक्तात्मक कहते हैं इनको। ठीक है, बोलना और लिखने को, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत रचनात्मक और युगात्मक आकलन का अंतर क्या होता है?
तो रचनात्मक आकलन होता है निदानात्मक या उपचारात्मक। इसको आप सिंपली ऐसे याद रखें, ठीक है। यानी कि रचनात्मक आकलन क्या रहेगा, शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की कमियों को पहले जानेगा, फिर उसमें सुधार करेगा, यानी कि उसका उपचार करेगा, निदान करेगा। तो ये हो गया रचनात्मक आकलन शिक्षण। जबकि जो ये योगात्मक आकलन शिक्षण रहता है ये प्रमाणात्मक है। प्रमाणात्मक से क्या मतलब है कि इसमें क्या रहेगा, एक निश्चित समय या एक सेमेस्टर के एंड में क्या होगा कि छात्र की जो उपलब्धियां रही हैं उनके ग्रेडिंग या जो प्रमाणीकरण रहता है यही कहलाता है प्रमाणात्मक। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये था आपका योगात्मक और रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ब्लेंडेड लर्निंग से क्या तात्पर्य रहता है। तो ये रहता है आपका पारंपरिक कक्षा शिक्षण और डिजिटल शिक्षण विधियों का एक अर्थपूर्ण और समन्वित मिश्रण, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि पारंपरिक जो शिक्षण है, देखिए उसमें क्या होता है, कक्षा शिक्षण आमने सामने फेस टू फेस हो रहा है शिक्षण, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि जो डिजिटल है या ऑनलाइन जो शिक्षण है, ठीक है, इनमें क्या है, जैसे इसमें ई कंटेंट रहता है, आपका वीडियो रहता है, वर्चुअल लैब रहता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये बोल रहा है अर्थपूर्ण और समन्वित मिश्रण कहलाता है आपका आईसीटी के प्रयोग के संदर्भ में ब्लेंडेड लर्निंग, याद रखना इसको, है ना। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में किस वर्ष इसे केंद्र शासित बनाया गया और इसे पूर्ण राज्य का 18वां राज्य। तो यह तो आप इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको आप याद रख लीजिए। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रोहतांग दर्रा का प्राचीन नाम ये हो जाएगा भृगुतुंग। हिमाचल प्रदेश की पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है चंद्रनाहन झील इसका उद्गम स्थल, और टॉन्स की ये सहायक नदी हो जाएगी। टॉन्स किसके मिश्रण से बनी है ये आपको कमेंट में बताना है। कांगड़ा के किस ऐतिहासिक राजा ने 1805 में अमर सिंह थापा के नेतृत्व वाली गोरखा सेना के विरुद्ध संघर्ष के लिए बिलासपुर के राजा की सहायता साथ मिलाया था, जिसकी परिणति अंततः ज्वालामुखी संधि के रूप में हुई थी 1809 में, राजा संसार चंद, ठीक है। तो ये सामान्य से प्रश्न है, थोड़े बहुत इनको आप साथ साथ में देखना चाहें तो रख सकते हैं, याद नहीं रखने हैं तो वो आपकी इच्छा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित की गोम्पा किस जिले में है और यह किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपका लाहौल स्पीति हो जाएगा, और गेलुगपा ये आप ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित है ये। की गोम्पा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित बौद्ध मठ माना जाता है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो भी आपको ध्यान में रख लेनी है कितनी है। और गेलुगपा जो रहा है, देखिए ये आपको ध्यान में रखना है कि पीली टोपी वाला है इसका मतलब, ठीक है। एक संप्रदाय का एक प्रमुख शिक्षण केंद्र है जो अपनी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना माना जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना, लाहौल स्पीति के काजा के पास। नेक्स्ट यहाँ पर स्वां नदी को ऊना जिले का शो कहा जाता है। अब इसका समाधान जो है किस प्रकार किया गया है, व्यापक तटीयकरण और जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के द्वारा इसको जो है वो क्या किया गया है, समाधान इसका किया गया है। 19वीं सदी के मध्य में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी आधिकारिक रूप से किस वायसराय के कार्यकाल में घोषित किया गया था, तो ये हो जाएगा 1864 में सर जॉन लॉरेंस। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये गई थी 1985 में। सोलन के किस जगह पर है ये आपको बताना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह है देश के लगभग 14,500 स्कूलों का अपग्रेडेशन करना, ठीक है। ये बात आप ध्यान में इसमें ज़रूर रखिएगा, हो सकता है ये वाला प्रश्न भी पूछ लिया जाए आपको, ठीक है। और ऐसा करके जो है क्या करना, उन्हें अत्याधुनिक जो पर्यावरण अनुकूल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी रही है उसके कार्यान्वयन के लिए मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है ये, ठीक है, जो पीएम श्री है, इसको आप ध्यान में रखें। हाल ही में समाचारों में रहा ओपन एआई का सोरा क्या है, तो ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई मॉडल है जो टेक्स्ट संकेतों यानी कि प्रॉम्प्ट के आधार पर जो है अत्यधिक यथार्थवादी और कल्पनाशील जो वीडियो है, जिसको टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल कहते हैं, वो उत्पन्न कर सकता है ये, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा आपका सोरा बाय ओपन एआई, ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना है। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए रियर व्यू मिरर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये क्यों लगाया जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, आपका छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसकी जो दृष्टि क्षेत्र है वो फैल जाता है, ठीक है, जिससे जो ड्राइवर होता है उसको पीछे का दृश्य जो है वो बड़े क्षेत्र को तरह देख पाता है वो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है और क्लोरोफिल का क्या मुख्य कार्य इसमें रहता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा को अवशोषित करके उसके रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सहायता करता है। ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है
विज्ञान से संबंधित, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज और मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में कुमार को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा LVNBS, तो उसी कूट भाषा में शर्मा को क्या लिखा जाएगा? देखिए, के से बना L, के से बाद का एक, U से बना V, M से बना N, A से बना B, R से बना S, यानी कि एक आगे ही लिखना है। तो S के बाद क्या आता है? T आता है। ठीक है, H के बाद क्या आएगा? I आएगा। ठीक है, A के बाद क्या आएगा? B आएगा। ठीक है, तो TIB तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब एक और आगे देखना पड़ेगा, R के बाद S आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप देखेंगे, है ना। तो ये आपका ठीक हो जाएगा, है ना। आसान था ये। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, इसकी इकलौती बेटी के पिता मेरी माँ के दामाद हैं। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? ये आपको बताना है। तो ये अब खाली समय में इसको करते रहिएगा। क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है और इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से, और यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों को ही क्या है, आपका कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन टकराव की स्थिति में केवल केंद्र को ही केंद्र का कानून जो है यहाँ पर मान्य होगा। ये बात आप थोड़ा सा याद रखें। 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? यानी कि आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के हितों और पर्यावरण की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न अंग्रेजी से संबंधित है। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो यहां पर हो जाएगा द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड द 4 ब्रदर्स एमंग, होना चाहिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न अंग्रेजी से है। तो एंटोनिम बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ऑब्सोलेट का, तो ये हो जाएगा आपका मॉडर्न। इसका मतलब है जो मतलब पुराना हो, जो उपयोग में ना हो, वो हो गया ऑब्सोलेट। ठीक है, आउटडेटेड जिसको हम कहते हैं। विपरीतार्थक क्या हो जाएगा इसका? मॉडर्न, जो आधुनिक है यानी कि जो प्रचलन में है, करंट भी आप इसको बोल सकते हैं। शब्दार्थों के प्रकारों के अंतर्गत लाक्षणिक शब्दार्थ कब उत्पन्न होता है? तो अब देखिए, जो शब्द शक्ति से संबंधित है, तो लाक्षणिक होता है जब वाच्यार्थ यानी कि जो मुख्य अर्थ है उसमें बाधा उपस्थित हो जाए, तब जो है रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ से संबंध कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वो आपका क्या रहता है? आपका ये रहेगा आपका लाक्षणिक शब्दार्थ। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत है ना। शुद्ध बोला गया है यहाँ पर साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अभिन्न की जगह घनिष्ठ होता तो ज़्यादा अच्छा लगना था ये वाक्य, है ना। तो वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, गलत हो जाएगा ये भी। साहित्य जीवन का घोर नहीं होता, घोर हमने पीछे भी पढ़ा था कि घोर तो कभी भी नहीं होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस, ये तो आपको आ जाता है, लॉर्ड वेल्सली। मार्क्सवादी आलोचना पद्धति के अंतर्गत आधार और अधिरचना के सिद्धांत के अनुसार साहित्य को कहाँ स्थान दिया गया है? अगला प्रश्न है आपके पास, ये वाला देखिए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो साहित्य सामाजिक चेतना का अंग होने के कारण अधिरचना का हिस्सा है, अतः आर्थिक संबंधों आधार द्वारा ही निर्धारित और प्रभावित होता है समाज। तो ये मार्क्सवादी तो अर्थ को ही मानते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की मुख्य वैचारिक विशेषता क्या है? तो इसमें विखंडनवाद है, बहुलतावाद है, स्थानीयता को महत्व देना और किसी सार्वभौमिक सत्य के दावे को संशय की दृष्टि से देखना। ये है आपका जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसकी मुख्य विशेषताएं भी हो सकती हैं। इस प्रकार इसको याद रखें आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के केंद्रीय पात्र जो निपुणिका रही है, उसका चरित्र किसे अभिव्यक्त करता है? नाटक मंडली की साधारण स्त्री, बाणभट्ट के प्रति अगाध निश्चल और आत्महीन समर्पण का उदात्त प्रेम, अंततः महारानी भट्टनी की रक्षा के लिए जो है वो प्राण दे देती है। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपन्यास है ये। निपुणिका का चित्र जो है इसमें कैसा है? जटिल है और गरिमा युक्त है, ये बात इसमें याद रखना है। सोबती के उपन्यास जिंदगीनामा की सबसे बड़ी भाषाई और सांस्कृतिक विशेषता क्या है? तो इसकी भाषाई और सांस्कृतिक विशेषता क्या है? देखिए, सांस्कृतिक तो है ग्रामीण जीवन, वहाँ की साझी संस्कृति, उत्सव और भाईचारे का जीवंत दस्तावेज। कहाँ की बात है? पंजाब की। ठीक है, और भाषा लहलाहती पंजाबी शब्दावली और लोक मुहावरों का प्रयोग। दो बातें हो गई इसमें, इनको ध्यान में रखिए। बकरी नाटक किस विधा और शैली का नाटक है? मूल निशाना क्या है? तो ये आपका लोकनाट्य शैली रही है, या जिसको नौटंकी भी हम कहते हैं,
इसको आप ध्यान में रखें, ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और व्यंग्यात्मक ये नाटक रहा है। आज़ाद भारत में नेताओं के द्वारा जो गांधीवादी प्रतीक रहे हैं, ठीक है, तो उन प्रतीकों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति पर इसमें क्या किया गया है, प्रहार किया गया है सर्वविश्वविद्याल सक्सेना के द्वारा। अनुवाद में संदर्भ की समस्या से क्या तात्पर्य है? एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भों में बिल्कुल भिन्न अर्थ हो जाना ही क्या कहलाता है आपका, ये जो आपकी कॉन्टेक्सचुअल प्रॉब्लम मानी जाती है। मतलब एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में बिल्कुल भिन्न अर्थ होना। जैसे अंग्रेजी में रन का मतलब होता है दौड़ना, देखिए, ठीक है, लेकिन व्यवसाय चलाना भी और क्रिकेट के रन भी, तो आप देखेंगे कि कुछ अलग मतलब एक ही से है ना। तो ये आप मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो रहे हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसके चलते जो अनुवादक को सही संदर्भ के अनुसार जो सटीक शब्द का चयन करना ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से डोम और खश जनजातियों या सामाजिक समूहों का ऐतिहासिक संबंध किस प्राचीन काल से जाना जाता है और हिमाचल की किस कला रूप में इनकी झलक मिलती है? तो ये प्रागैतिहासिक निवासी माने जाते हैं। संस्कृति की झलक हिमाचल के लोक नृत्यों, काष्ठ कला में जो है इनकी दिखाई देती है। तो ये थे आखिरी के 100 क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए ये 100 प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे और आप थोड़ा सा मोटिवेट यहाँ से ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो है यहाँ पर नहीं रखे गए थे। तो एक जल्दी से एक रिवीजन भी आपका हो गया। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार फिर से आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस मेरी ओर से। धन्यवाद।